गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी फिजिक्स की अच्छी चल रही होगी। अच्छा, इसके साथ इन्हीं क्रम के वीडियोस में एक नया टॉपिक आपके सामने है, किरचॉफ के नियम। ये भी कई बार पूछा जाता रहा है और किरचॉफ के नियम से संबंधित एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, डेरिवेशन और थ्योरी टाइप का, और उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न बनता है वो न्यूमेरिकल बनते हैं। तो किरचॉफ के नियम पर तीन प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। जो पहला प्रश्न है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने है, जो थ्योरी और डेरिवेशन से संबंधित है। ये प्रश्न हुआ कि किरचॉफ के कौन से नियम हैं और जो नियम हैं उनका वर्णन कीजिए, उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए, ये सवाल रहता है। दूसरा सवाल ये रहता है कि किरचॉफ के नियम का कोई अनुप्रयोग पूछ लेते हैं, किसी से रिलेशन पूछ लेते हैं। और तीसरा सवाल ये बनता है कि किरचॉफ के नियम पर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से जो उस क्रम में जो पहला सवाल है कि पहले तो यही बता दीजिए कि किरचॉफ के नियम क्या हैं। तो आप देखिएगा, इसी क्रम में देखिएगा, किरचॉफ के दो नियम हैं। एक है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा, जो प्रथम नियम है वो किस विषय में है, वो आवेश संरक्षण का नियम है। तो कभी कभी तो आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे आवेश संरक्षण से संबंधित है, ये पूछ लेते हैं। और वैसे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम आपसे पूछ लेते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ये 1 मार्क क्वेश्चन वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके ये प्रश्न हो गए। अब थोड़ा डिटेल में आइएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता क्या है, ध्यान दीजिए। किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका अर्थ क्या है, किसी वैद्युत परिपथ का मतलब कोई सर्किट बना हो। बहुत से सर्किट आप करते रहते हैं, कोई सर्किट बना, सपोज कर दीजिए यही सर्किट कोई है, सर्किट का कोई एक हिस्सा हम लोगों ने ले लिया है। ये यहाँ पर संधि है। संधि माने जहाँ सभी धाराएं आके मिले और वहाँ से निकलें, उसको संधि कहते हैं। तो ये संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं दोनों ही। अब देखिए, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, तो परिपथ की किसी संधि पर हम लोग आ गए, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बीजगणितीय योग क्या होता है? योग तो आप जानते हैं सभी। बीजगणितीय योग का मतलब होता है अपने चिन्हों के साथ जोड़ना। चिन्ह का मतलब किसके साथ निगेटिव है, किसके साथ पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए, इस संधि की तरफ आने वाली सारी धाराएं, तो ये संधि पर धारा का मान बढ़ा रही हैं क्योंकि ये संधि की तरफ जा रही हैं। तो जो धाराएं संधि की तरफ जाएंगी वे सारी धनात्मक होंगी। तो ये +I1 +I3 +I4। अब ये बताइए, जो संधि से धाराएं दूर जा रही हैं वो संधि पर धाराओं का मान कम कर रही हैं। तो जो दूर जा रही हैं वे सारी निगेटिव, ये लीजिए और ये लीजिए माइनस। अब आइए जरा इसे लिखते कैसे हैं, तो लिखिए +I1 +I3 +I4। आइए अब माइनस का क्या है, I2। भाई करेंगे तो प्लस ही, लेकिन -I2 होगा कि नहीं, ये देखिए। फिर प्लस, फिर माइनस का I5, ये लीजिए माइनस का I5। तो प्लस वाले तो सब ठीक हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस ही तो रहता है। यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस ही तो रहेगा। अब बताइए सभी धाराओं का योग हो गया कि नहीं, ये शून्य होता है। पहला नियम ये कहता है
कि एक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हमने योग तो किया, सबको जोड़ा ही तो है। और बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि वो चिन्ह के साथ जुड़ेंगी। जाने वालों को निगेटिव ले लीजिए, आने वाली धाराओं को पॉजिटिव ले लीजिए। चिन्ह के साथ सभी धाराओं का योग शून्य होता है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा समीकरण क्या बनेगा? अगर माइनस वाला इधर ले जाए तो प्लस I2 हो जाएगा कि नहीं, फिर प्लस I5। तो एक समीकरण ये बन गया कि I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर प्लस I2 प्लस I5। सही भी है कि जितनी धाराएं यहाँ आ रही हैं वे सारी बाहर भी तो जा रही हैं। भले आने वाली धाराओं के लिए 3 तार लगे हैं और जाने वालों के लिए 2 ही तार लगे हैं, लेकिन जितनी धाराएं आ रही हैं वो सबकी सब जा भी तो रही हैं। उनका योग अगर करें तो योग के बराबर धाराएं वहाँ से जा भी रही हैं। तो I2 और I5 जाने वाली धाराएं हैं, ये आने वाली धाराओं के बराबर होंगी। या आप ऐसे कह लीजिए, एक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। या ऐसे कर लीजिए कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ये बात हो गई। और पहला नियम है किस विषय में? आवेश संरक्षण का। अब दूसरे नियम पे आइए। दूसरा नियम कहता है किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश। ये बंद पाश क्या होता है? एक सर्किट ऐसे देखिए, ये जो है इसमें 2 पाश हैं, एक पाश ये ऊपर वाला, एक पाश नीचे वाला। तो प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, तो विभिन्न भागों में धाराएं देख लीजिए। यहाँ I है, I माइनस I1 है, यहाँ I है। तो इस पाश में देखिए, या नीचे वाले में देख लीजिए, ये जो नीचे वाला पाश है आपके सामने, इसमें देख लीजिए। तो नीचे वाला पाश यही तो है, देखिए ये है नीचे वाला पाश, ये देखिए ये। इसमें ये बैटरी लगी है तो करंट I निकला है, तो इस तार में I1 चला गया, बाकी ऊपर चला गया। अब देखिए इसकी बात कीजिए, इस पाश की, इसमें बहने वाली विद्युत धारा I है और I1 है। आगे देखिए क्या लिखा, एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। इनके साथ प्रतिरोध कौन है? देखिए जो I धारा चल रही है वो नीचे वाले तार में है, इसी सेल से निकली हुई है, तो इसके साथ R1 है, तो I गुणे R1। दूसरा देखिए, ऊपर I1 धारा है और R2 प्रतिरोध है, तो I1 गुणे R2। फिर से देखिए, प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, तो गुणनफल तो कर लिया हमने। फिर कह रहा है कि उनके बीजगणितीय योग, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो बीजगणितीय योग धन ही होगा, दोनों धन की हैं। किसके बराबर होगा? देखिए बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अच्छा, उस पास में विद्युत वाहक बल कितने लग रहे हैं? देखिए एक ही तो है, तो इसमें दूसरा होता तो उसका योग करते हम लोग, लेकिन एक ही है तो उसी के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरे पाश में होगा। तो पहले तो दूसरा नियम ये जान लें कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दूसरी बात ये जान लें कि जब एक पाश है तो उसमें वैद्युत धारा बह रही होगी, ठीक है। अलग अलग खंडों में अलग अलग वैद्युत धारा होगी, ठीक है। अब ये बताइए, अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रतिरोध भी होगा, ये भी ठीक है। और उसी पास में कोई विद्युत वाहक बल होगा, यानी कोई बैटरी लगी होगी, तो एक भी बैटरी हो सकती है, 2 भी बैटरी हो सकती हैं, या कई सारी हो सकती हैं। हमारे यहाँ 1 होती या 2 होती, इसी प्रकार प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो पहले समझिए कि किसी बंद पाश में जो धारा है और उसी के साथ जो प्रतिरोध है उसका गुणा कर दीजिए। फिर दूसरे खंड में जाइए, देखिए उसमें कितनी धारा है, उस धारा को ले लीजिए और उसी खंड के प्रतिरोध से उसका भी गुणा कर दीजिए। फिर इन दोनों गुणनफलों को, यानी धारा और प्रतिरोध के 2 बार आपने जो गुणे किए हैं, इन दोनों गुणनफलों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कैसा जोड़? बीजगणितीय योग, यानी चिन्हों के साथ। और अगर धाराएं एक ही दिशा में हैं तो फिर दोनों ही प्लस होंगे, और धाराएं अगर विपरीत दिशा में हैं
तो 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, विपरीत दिशा प्रदर्शित कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग कर लीजिए और बीजगणितीय योग करने के बाद उन्हें किसके बराबर कर दें, उनमें लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर कर दें। तो मान लो 2 सेल लगे हैं और 2 सेल एक ही दिशा में लगे हैं तो दोनों धन होंगे, अपोजिट दिशा में लगे होंगे तो एक धन और एक ऋण होगा, उनका भी आप योग कर लीजिए और उन्हें आप जोड़ करके बराबर कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है किसी बंद पाश में विद्युत धारा बह रही है, उसी में प्रतिरोध है, उसी में सेल लगे हुए हैं, 1 या 2, अभी मान लीजिए 1 ही लगा है, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर कर दें, वो जो धाराएं बह रही हैं उनके साथ वाले पहले प्रतिरोध से गुणा कर दीजिए। 2 धाराएं हैं तो दोनों के साथी प्रतिरोधों से गुणा करके उन्हें जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उसमें जो विद्युत सेल लगा है उसके वोल्टेज के बराबर कर दीजिए। यहाँ देखिए I ये धारा है तो I धारा ये पूरे नीचे वाले तार में ऐसे बह रही है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ज्वाइंट है तो ऊपर वाले तार में भी धारा जाएगी और इधर भी जाएगी। तो इधर अगर I1 चली गई है तो ऊपर बची कितनी, इस I में से I1 घटा दो, ये ऊपर चली गई। तो इसमें ऊपर वाले में यदि दूसरा समीकरण बनाएंगे तो आप देखिए धारा इधर से बह रही है, जरा देखिए, और ये सेल का धनात्मक इधर है और ऋणात्मक इधर है, तो ये जो धारा है इसमें जिधर बहनी चाहिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने लिख दिया -I-I1 और प्रतिरोध कितना है R3, फिर लगाइए प्लस, और I1 का तो केस वही रहेगा, I1 गुणे R2 और बराबर E2, यानी ये दूसरी वाली बैटरी। तो ऊपर वाले पास में सेल की दिशा देखिए, जिसमें धारा बहनी तो इधर चाहिए थी लेकिन बही नहीं, क्यों, क्योंकि E1 ज़्यादा है, 30 वोल्ट है, ये 10 ही वोल्ट है, तो धारा तो फिर इधर को ही बहेगी, ऐसे ही बहेगी, और ऐसे बहने से इस जो सेल लगा हुआ यहाँ पर E2 जो सेल है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज होने लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में धारा जाने लगेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में धारा जाने से इस धारा को हम लोग अपोजिट यानी निगेटिव चिन्ह के साथ ले लेंगे दूसरी समीकरण में। और इसी में देखिए न्यूमेरिकल क्या पूछता है, इन्हीं सब की वैल्यू दे देगा, R की सारे मान दे देगा, I का मान दे देगा, E का मान दे देगा, कोई 2 का मान देगा आपको, कोई एक उसमें से पूछेगा। अगर आपको R और I दिया तो E पूछ सकता है, E और R दे रहा है तो आपसे I पूछ सकता है। इस प्रकार से आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो किरचॉफ के दोनों नियम हैं वो आपके सामने हैं, इन्हें 2-3 बार पढ़िएगा, फिर सोचिएगा कि इसको किस प्रकार हम लोग करेंगे। एक उदाहरण से हम आपको थोड़ा सा समझा दें, ऐसे समझ लीजिएगा, एक पास हम लोग लेते हैं, ये बंद पास है, देखिए ये बंद पास है, तो ये बंद पास देखिए आप, इसमें आप इसको धारा मानिए, इसको धारा मानिए, इसमें लंबे वाले को धारा मानिए, और इनमें जो कैप लगा है कैप, इसको आप प्रतिरोध मान लो, तो ये धारा गुणे इसी का प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, इसमें धारा गुणे प्रतिरोध, इसका भी धारा गुणे प्रतिरोध, और इन तीनों को गुणा करके फिर आपस में जोड़ दीजिएगा, और जोड़कर किसके बराबर कर दें, जो इसमें सेल लगा है उसका वोल्टेज देख लो, उसका EMF देख लो, विद्युत वाहक बल जिसे कहते हो, उसी के बराबर कर दो। 1-2 बार आप करेंगे इस प्रकार की गणना, और हम भी जब न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू करेंगे तो न्यूमेरिकल जब आपको करवाएंगे तो हर बात आपको धीरे धीरे करके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हाल फिलहाल अभी आप ये किरचॉफ के दोनों नियमों को 2-3 बार देखिए वीडियोज़ में, जितनी बार देखेंगे हर बार और ही ज़्यादा आपको समझ आता जाएगा, जितना रिपीट करेंगे उतना अच्छे से आपको याद होता जाएगा। और कोशिश करें पेन और कॉपी लें, आप अपनी नोटबुक लीजिएगा, उसमें 1-2 बार इन्हें लिख करके देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले,
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपके साथी हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं की, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।